नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। छोड़ दो अपना घर बार, 27 में बना दो सरकार, ये कह दिया है मायावती जी ने। इस तरह से नहीं कहा, सीधे तौर पर उन पदाधिकारियों को, उन कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी बसपा से जुड़े हुए हैं और मिशन के लिए काम कर रहे हैं, बसपा को जिताने के लिए काम करते हैं, अब वो लापरवाही ना बरतें, बिल्कुल भी दिखावा ना करें, या तो काम करें ईमानदारी से। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं, आरोप ऐसे लगते हैं कि जो पदाधिकारी बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पद लेकर बैठ गए हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियों से नीचे भी उतरना पसंद नहीं करते। तो इस तरह के आरोप जो लगते थे कि मोहल्ले गलियों में बीएसपी के पदाधिकारी नहीं घूमते, तो उन आरोपों को देखते हुए मायावती जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि या तो बसपा में रहो और ईमानदारी से रहो और मेहनत करो, दिन रात लग जाओ, समर्पण होना चाहिए एक तरह से कि हाँ बसपा को जिताना है, सरकार बनानी है, किसी भी प्रकार का लालच स्वार्थ छोड़ दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बसपा पार्टी ही छोड़ दो। सीधे तौर पर मायावती जी ने इस तरह का एक तरह से ऐलान कर दिया है और निर्देश दिए हैं सभी बड़े पदाधिकारी और छोटे पदाधिकारियों को। आपने देखा कि बीएसपी में कहीं ना कहीं पहले कैडर चलता था और कैडर में गांव में लोगों के बीच में जाया जाता था, बड़े ईमानदारी से लोग काम करते थे और कोई नेता बनने के लिए नहीं, सिर्फ बसपा की सरकार बनाने के लिए काम करते थे। वो जानते थे कि एक बार बसपा की सरकार बन गई तो फिर हमारी जो समस्याएं हैं, जो शोषण गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, शोषितों पर होता है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो ईमानदारी से काम किया जाता था, पूरी निष्ठा से, लगन से, उस तरह की काम करने की फिर से ज़रूरत है। और 100 की ज़रूरत नहीं, कहते ना कि 100 ऐसे लोग हों जो काम करना ना चाहते हों, सिर्फ दिखावा करते हो, लेकिन 2 लोग ईमानदारी से काम करें, समर्पण हो जिसका पार्टी के प्रति, अगर वो लग जाए पार्टी में तो वो 2 हज़ारों के बराबर काम कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही पदाधिकारियों को रखा जाएगा जो समर्पण रहेंगे बसपा के लिए और पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, बसपा की सरकार 27 में बनाएंगे। इस तरह का ऐलान मायावती जी ने कर दिया है, निर्देश दे दिए हैं। और ये जो भौखलाहट है दूसरी पार्टियों की, आपने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कहें कांग्रेस जो है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि बीजेपी वाला वोटर जो बीजेपी पे है वो तो उनके पास आ नहीं रहा, बिल्कुल भी पिछड़े समाज के लोग नहीं आ रहे, और दलितों का और मुस्लिमों का वोट उनके पास बचा है कि हम अगर जीत सकते हैं दलितों और मुसलमानों से जीत सकते हैं। मुसलमान शायद उनके साथ आ जाए, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर लेते हैं तो उनके साथ आ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 24-25% दलितों की आबादी देश के अंदर, लगभग 30 से 35 करोड़ इतनी आबादी दलितों की है, और पिछड़े समाज के जो लोग हैं और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चलिए हम कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं माइनॉरिटी के हैं वो इनका साथ दे सकते हैं, लेकिन ये जो दलित हैं, वो गरीब लोग हैं, वो कैसे साथ देंगे? गरीबों का भला कांग्रेस ने कभी किया नहीं। आज़ादी के बाद से इनकी सरकार रही, 70 साल तक इन्होंने हुकूमत चलाई इन लोगों पर, लेकिन क्या किया? क्या गरीबों का भला हो पाया? क्या दलितों का भला हो पाया? क्या मुसलमानों को उनके हक और अधिकार वो दे पाए? नहीं, सिर्फ लूटने का काम किया है, सिर्फ धोखा देने का काम कांग्रेस ने भी किया था। इसीलिए जनता ने 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जो माहौल आज बीजेपी के लिए बना हुआ है कि देश के अंदर जो तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की कांग्रेस ने नहीं की थी, इसीलिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले बीजेपी ने बोले थे, मोदी जी ने बोले थे, और इसी वजह से 2014 में केंद्र की सत्ता हासिल कर ली थी बीजेपी ने। और मैं ये बात कह सकता हूं कि 2014 के चुनाव में सबने ज्यादातर वोट दिया था, मिलकर वोट दिया था बीजेपी को। दलितों का वोट सबसे ज्यादा बीएसपी के साथ ही गया था उस टाइम भी। 24 या 22% की बात करें तो 20% लगभग वो बीएसपी के साथ गया था, और ओबीसी या सवर्ण या मुसलमानों को छोड़कर कह सकते हैं कि सब ने कांग्रेस को हटाने के लिए 2014 में मोदी जी को, या कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा हाल, हम ये कहें कि भाई कांग्रेस अच्छी थी, हम लोगों के बीच में ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी जो थी, जितना नुकसान बीजेपी कर रही है देश की जनता का,
कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने भी किया, इसीलिए तो उसे कांग्रेस को हटाया था। तो बीजेपी जब सत्ता में आई, बड़े बड़े वादे करके मोदी जी ने जो जुमले छोड़े थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दी जाएंगी, टैक्स पेट्रोल पे फ्री हो जाएगा, जो हम बहुत सारा टैक्स देते हैं चीज़ों पर वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन आज टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही जनता को लूटा जा रहा है। जो प्रभाव पड़ा है सिर्फ जनता पे पड़ा है, गरीबों पे पड़ा है, मजदूरों की क्या हालत है और पिछड़े लोगों की क्या हालत है। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो बड़ा परेशान है, वो लुटा हुआ आज महसूस कर रहा है। तो वो कांग्रेस के साथ जा नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था। और मायावती जी उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनी थी, तब सबसे ज़्यादा सुकून की सांस सभी ने ली थी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मायावती जी जैसा शासन जो चलाया है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, वो जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रदेश है, केंद्र की अगर सत्ता पे वो बैठ जाती तो मान के चलिए कि देश का जो आज नक्शा है वो एक तरह से बदल जाता। देश में जो तरक्की अब तक नहीं हुई गरीबों पिछड़ों की, वो इतनी तरक्की होती और देश बड़ी तरक्की करता। आज तो सिर्फ झूठ बोला जाता है कि विदेशों में, दूर दूर देशों में ढोल बज रहे हैं, कुछ नहीं, सब दिखावा, सब मीडिया का जो मीडिया दिखाती है, चाटुकारिता करती है, इस तरह के जो लोग कहते हैं वही सच्चाई है। लेकिन अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाती केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश का जो शासन था वही केंद्र में होता और कानून लागू किया जाता पूरी तरह से। और फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में, स्कूलों में लोग जो फीस दे रहे हैं, आज लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो नहीं करते। देश की जो शिक्षा है वो फ्री हो जाती और बेहतर बढ़िया शिक्षा फ्री होती। ऐसे नहीं जो आज सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं ऐसे होते नहीं, बहुत ही बढ़िया होते। तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी से बढ़िया शासन किसी ने चलाया ही नहीं। कानून व्यवस्था जो रही है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो विपक्षी लोग थे मायावती जी के, बसपा के विपक्षी लोग थे, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो भी इस बात को मानती भी हैं, जानती भी हैं और आपस में वो बात भी करते होंगे कि आज मायावती जैसा नेता तो कहीं है ही नहीं, वो जैसा काम कर रही हैं। अगर वो ऐसे ही काम करती रही उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने काम किया, तो वो सारे राज्यों में सरकार बना लेगी, देश में केंद्र में सरकार बना लेगी। इसीलिए जो भी कोई लगा, अगर किसी को तोड़ने के लिए लगा, तो वो सिर्फ बसपा को तोड़ने के लिए सारी की सारी पार्टियां लगी। कांग्रेस ने बीजेपी को कमजोर नहीं किया या उसके खिलाफ नहीं हुए, समाजवादी पार्टी किसी के खिलाफ नहीं हुई, सिर्फ बसपा के खिलाफ। क्योंकि बसपा का जो शासन था, जो शासन देखा, अगर ऐसा ही शासन चलता रहा तो सभी जगह सरकार बनेंगी, केंद्र में मायावती जी आ जाएंगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा नहीं बन सकती, वो बन सकती है। अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि 27 में हम सरकार बना लेंगे और प्लानिंग जो है वो मायावती जी ने कर ली है और इसीलिए निर्देश दिए जा रहे हैं। आप देखिए कि जो बैठकें हो रही हैं, जो मीटिंगें हो रही हैं, उस मीटिंग में किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है और जोश है। मैंने देखा कि दूसरे जो नेता या दूसरी पार्टी हार जाती है वो निराशावादी हो जाते हैं एक तरह से, लेकिन आज भी अगर बीएसपी कमजोर या वोट प्रतिशत गिरा है, उसके बाद भी मायावती जी अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनमें जान डालकर रखी हुई हैं। और जान कैसे ना डाले, जरा सा भी मनोबल मायावती जी का नहीं गिरता। इसे कहते हैं अच्छी लीडरशिप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा लीडर जो है मायावती जी हैं, उनके जैसा लीडर कोई भी नहीं है। दूसरे तो ढोल पीटते हो, दूसरे तो दिखावा करते हो, दूसरे तो फोटो खिंचवाते हो, लेकिन मायावती जी ने ऐसे कोई काम भी नहीं किए। दूसरे लोग धर्म पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बांटने के, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मायावती जी ने सबको, जितने भी देश के अंदर धर्म हैं, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक गुलदस्ता बना करके आपके सामने रखा है। और देश के सभी धर्मों के जो लोग हैं, ये देश बना ही कह सकते हैं कि एक गुलदस्ता ही है जिसमें सारे धर्म हैं, सारी जातियां, सारी कास्टें, सब समान हैं, सबको संविधान ने सारे हक बराबरी के दिए हुए हैं। तो संविधान को मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बाकी पार्टियां जो एक दूसरे को लड़ाने का, डराने का काम करती हैं, ऐसा कभी मायावती जी ने नहीं किया। आपने देखा कि कुंभ के बारे में अगर पूछा जाए समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से, वो किस तरह के जवाब देती हैं। नहाने भी जा रहे हैं कुंभ में, मस्जिदों में भी जा रहे हैं,
बीजेपी भी हिंदू मुस्लिम की या धार्मिक राजनीति कर रही है, लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीएसपी का शासन देखा है, कि मायावती जी कभी क्या मस्जिद में गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मस्जिद के खिलाफ हैं या मुसलमानों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा ये आस्था का विषय है, जिसका जो धर्म वो माने। उनसे अयोध्या पर सवाल किया जाता है तो बड़े खूबसूरती से वो जवाब देती है कि जिनकी आस्था है ठीक है वो जाएं, अच्छी बात है। कुंभ के बारे में सवाल किया जाता है तो वो भी आस्था का विषय है, जिसको जाना है जाइए। कोई किसी प्रकार का विरोध किसी चीज को लेकर नहीं, ना मस्जिद ना मंदिर, क्योंकि ये संविधान कहता है कि सबको बराबरी के हक और अधिकार दिए जाएं। लेकिन नेता का क्या काम होता है? नेता का काम मंदिर या मस्जिद करने का नहीं, वहां जाने का नहीं। नेता का काम होता है कि देश की जनता जो है उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा, उसके लिए स्वास्थ्य का प्रबंध करे, उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। कुंभ में जा रहा है तो वहां के लोगों की भी सुरक्षा की जाए, मस्जिद में जा रहा है तो वहां के लोगों की भी सुरक्षा किया जाए, गुरुद्वारे में जा रहा है तो वहां के लोगों की भी सुरक्षा किया जाए। नेता का, राजा का, हम कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री एक तरह का राजा होता है, तो राजा का दायित्व होता है कि अपनी प्रजा, अपनी जनता का ध्यान रखे। और मायावती जी यही करती हैं, जो जरूरी के काम है, जो जनता के हित में काम है, उसके बारे में चर्चा करती है। कभी धर्म पर कोई राजनीति मायावती जी ने नहीं की है। शिक्षा सबसे बेहतर अगर किसी सरकार में हुई है तो वो बसपा सरकार में हुई है। अगर किसी को सबसे अच्छा रोजगार मिला है, और वो भी ईमानदारी से, आज तो आपने देखा या दूसरी पार्टियों में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, या आज वर्तमान में किस तरह से बेईमानी से लोग नौकरियों पे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। जो पकड़े गए या दिख गए वो तो ठीक है, लेकिन इतने पेपर लीक हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी कैसे रिश्वत दे करके लोग लगे नौकरियों पर। लेकिन बसपा सरकार में, मायावती के राज में, एक भी व्यक्ति बेईमानी से या पैसा रिश्वत देकर नहीं गया। ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिली। जो मेहनत करते हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो